गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी और पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हमारे 2023 CSIR नेट मैथ में पूछे गए हैं, अब उसका हम पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके बाद पूरी रियल एनालिसिस की हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, हमने वादा किया था आपसे। तो अभी तक चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चन कैसे थे। इस बार जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन थे उसमें एक दो क्वेश्चंस टेक्निकल थे और बाकी क्वेश्चंस तो बहुत टेक्निकल नहीं थे, उसको मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब वही आए हैं जो हमेशा से पूछते चले आए हैं। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन उसमें से एक है, पार्ट सी का मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद पार्ट बी मैं सॉल्व करूँगा। तो ये 4079 है क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट डी, ठीक है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, जाना पहचाना नाम, ओपन यूनिट डिस्क है, लिखा भी है, एंड सी बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमारी कोई एक यूनिट सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब इस सी और इस सी में कंफ्यूज मत होइएगा। ये सी जो है रिप्रेजेंट द सर्किल, यूनिट सर्किल हैविंग सेंटर एट 0, और ये जो सी है जाना पहचाना नाम है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब माया है CSIR नेट वालों का लैंग्वेज में फंसाने की। फिक्स है फाइनाइट सेट, कोई बात नहीं। चलिए, अब ये सेट है Z1 Z2 Zn, इसमें n कॉम्प्लेक्स नंबर है और सबसेट ऑफ डी भी कहा है कि ये सब d के अंतर हैं। मतलब कि यूनिट डिस्क के अंदर ये सारे हमारे n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। आप डिस्टिंक्ट पॉइंट्स भी कहा कि सब अलग अलग हैं, ठीक है। एंड कंसीडर एक GZ कंसीडर किया हुआ है, GZ माइनस Z1 Z माइनस Z2 एंड आर्ट्स 1 Z माइनस Zn ऑफ डिग्री n, ओके। लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शंस इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ डी बार। मतलब क्या है, ये क्लोजर ऑफ डी। एफ जो है क्लोजर ऑफ डी में, क्लोजर ऑफ डी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर ऑफ डी? डी यूनियन बाउंड्री ऑफ डी, इसकी मीनिंग मॉड ऑफ जेड, डी भी आना है तो लेस देन आर इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमारा क्लोज्ड डिस्क हो गया। चलिए, एंड डिफाइंड पी ऑफ जेड, ये डिफाइंड किया हुआ है इस तरीके से। तो कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इसमें से कौन सा ट्रू है उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या बात है। पी के बारे में पूछा है कि पी आपका पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का, या डिग्री n माइनस 1 का, या रेशनल फंक्शन होगा ऑन सी विथ ये Z1 Z2 Zn, ये पोल्स हो जाएंगे, या पी ऑफ जेड जे इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड जे फॉर जे इज इक्वल टू 1 2 n। ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं। यानी कुल मिलाकर के मुझे पी ऑफ जेड को निकालना पड़ेगा। बिना निकाले इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है, वो आर्गुमेंटेड थ्योरम का आप यूज करें और खट दे लगा दें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप एग्ज़ाम में अगर बैठ करके पहली बार ये क्वेश्चन आप देखे होंगे और नहीं लगाए होंगे तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाना छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बड़ी चीज़ थी। कि अगर ऐसा क्वेश्चन पहली बार आएगा तो आदमी पहले यही पढ़ के हड़क जाएगा, ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चंस में कोई बहुत दम नहीं है, बट जब क्वेश्चंस बिल्कुल नए ढंग से पेश किए जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत एक हेजिटेशन टाइप की चीज़ें होती हैं। चलिए, दिस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें तो हैं। तो देखिए क्या है कि आपको पी ऑफ जेड निकालना है। अगर धैर्य धर के आप निकाले होंगे तो सॉल्व ही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पी ऑफ जेड, चलिए पहले पी ऑफ जेड निकालते हैं, 1/2 पाई आयोटा। अब ये सी का मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, ये है यहाँ। एफ ऑफ जाई यही रहा हमारा। दो होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ द डी स्टार। मतलब मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इज इक्वल टू 1 में यहाँ हमारा वो एनालिटिक फंक्शन है। ये जी जाई क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं, देख लें। जी ऑफ जेड ये डिफाइंड है, तो जी ऑफ जाई क्या होगा, ये हो जाएगा जाई माइनस Z1 जाई माइनस Z2 एंड आर्ट्स 1 जाई माइनस Zn, ओके। उसके बाद है माइनस जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड हमारा पूरा यही है, ऐसे ही भी रहने दे रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम स्पेस की वजह से वो सब चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। अपान वाट, अब यहाँ डी जाई है, यानी जाई यहाँ वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है। जाई माइनस हमारा जेड हो गया, ओके। और जी ऑफ जाई थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, जी ऑफ जाई का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि जाई माइनस Z1 जाई माइनस
Z2 एंड ऑल्सो ऑन जाई माइनस ZA। ओके, ये बात मेरी हो गई। अब यह चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ जाई इज इक्वल टू मैं Z1 लिख दूं तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस। अब इस फंक्शंस को थोड़ा मैं पूरे फंक्शंस को, ये जो मेरा फंक्शन है ना, इस फंक्शंस को आप फाई साई कंसीडर करिए। दिस फंक्शन टेकिंग एज फाई साई कंसीडर करिए। देखिए क्या आता है फाई साई। अब फाई साई अगर ये मेरा फंक्शन है और इस टाइप की चीज़ें दी हुई हैं, तुरंत एक बात ध्यान में आता है कि जो हम लोग रेसिड्यू थ्योरम कर से इसकी वैल्यू निकालते थे, बड़ा वो फेमस रिजल्ट है, सब लोग निकालते हैं, एंड दैट इज़ द वेरी इजी। उसी से निकालना चाहिए कि क्या 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन से एफ ऑफ जेड है, हमारा साइज आई हो गया। तो साइज आई के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। अगर हम यहाँ साई इज इक्वल टू Z1 की बात करें, ये नीचे दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जहाँ जीरो हो जाता है वहाँ बल्ले बल्ले हो जाता है कॉम्प्लेक्स दुनिया में, बड़ी खुशी मिलती है। तो साई अगर Z1 है तो क्या आएगा, इनको तो तबाह कर देंगे, नीचे जीरो हो जाएंगे। अब ये ऊपर जीरो नहीं होने चाहिए, अगर ऊपर जीरो हो गए तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ साई की जगह मैं Z1 लिख रहा हूँ, तो जब मैं ये Z1 लिखूंगा तो Z1 माइनस Z हो गया, नीचे हो गया। यहाँ नीचे तो ये जीरो मिलने जा रहे हैं, जब साई इज इक्वल टू Z1 लिखेंगे दैट इज द कंप्लीट जीरो। साई Z1 लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ हो जाएगा माइनस जी ऑफ वाट, जेड के जगह नहीं, जाई की जगह हमने ठीक है, जाई की जगह हमने Z1 लिखा है, तो जी जेड तो हमारा ऑटोमेटिक यही रहेगा, जो ये मेरा है Z माइनस Z1, सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने यहाँ लिख दिया जी जाई। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, जब जी यहाँ जाई मैं लिखूंगा तो फिर ये Z1 जी जेड है ना, सॉरी यहाँ जेड की जगह नहीं लिखा गया, सॉरी जेड तो एज इट इज है ना, साई की जगह हमने Z1 लिखा है, जी जेड। और जी जेड में ये फैक्टर है, इधर ध्यान से देखिए, Z माइनस Z1, नीचे यहाँ Z माइनस Z1 है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो फिर इसकी जीरो होने की संभावना फिनिश हो जाएगी। यहाँ ये ऊपर जीरो नहीं होगा और ये जो क्वांटिटी है इससे कैंसिल हो जाएगी। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि साई इज इक्वल टू Z1 जो होगा फाई साई का एक हमारा सिंपल पोल होगा। कीप इन माइंड दिस फैक्ट। आप पुट करके देख लीजिए ध्यान से, अटेंशन इधर करिए कि हम यहाँ साई इज इक्वल टू Z1 की तलाश करने जा रहे हैं। पोल्स वही होता है ना, डिनोमिनेटर जहाँ जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर भी जीरो हो जाएगा तो फिर लिमिट निकालेंगे, हो सकता है कि लिमिट वैल्यू इसको जीरो न दे। अगर देगा तो फिर तो वो हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी की दुनिया में चला जाएगा, पोल्स नहीं होगा। पोल्स के लिए इसका जीरो नहीं होना चाहिए, ये इन्फिनिटी आना चाहिए। तो जाई इज इक्वल टू Z1 पुट करेंगे तो नीचे जीरो हो गया। अब हमारा Z1 माइनस ये जेड हुआ और Z1 माइनस जेड माइनस Z1 यहाँ प्रेजेंट है, तो नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर मेरा जीरो नहीं होगा, मतलब ऊपर नॉन जीरो बचेगा और नीचे जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये जाई इज इक्वल टू Z1 इज ए सिंपल पोल। यूजिंग सेम कंसेप्ट, सेम आर्गूमेंट्स, व्हाट हैपेंस, साई इज इक्वल टू Z2 अगेन ए सिंपल पोल। मीनिंग क्या हो गई कि ये हमारे फाई साई के लिए साई इज इक्वल टू Z1 Z2 एंड ऑल्सो ऑन Zn, दीज आर द व्हाट सिंपल पोल्स। ओके, तो अगर ये सिंपल पोल है तो फिर क्या कहता है, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरी बात है कि वो जो पोल्स हैं इसके अंतर्गत आने चाहिए, बाउंड्री के अंतर्गत आनी चाहिए। अगर बाउंड्री के अंतर्गत पोल्स नहीं आएंगे और ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो गया तो फिर कौशी साहब ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू इंटीग्रल की जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए इसने दिया हुआ है ना कि ये जो मेरे हैं कंटेंड इन द डी, वो डी में मेरे कंटेंड करते हैं ना। डी में कंटेंट करने का मतलब है कि जितने सारे पोल्स हैं वो इसके अंतर्गत हैं। तो फिर क्या कहता है थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम, कि ये जो भी कुछ है इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। बस हो गई बात है। तब सम ऑफ ऑल रेजिड्यू चलते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं इसको यहाँ निकाल दे रहा हूँ, अटेंशन हियर। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2πi आयोटा, ये हो गया, इंटू 2πi आयोटा। अब ये हो गया समेसन, सम ऑफ ऑल रेजिड्यू।
तो पहले हम यहाँ जाई इज इक्वल टू Z1 की बात कर रहे हैं, सब सिंपल पोल है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट साई टेंड्स टू Z1 और साई माइनस Z1। ओके, अब ये मैं नोट कर लूँ, ये तो हो गया। अब एफ ऑफ हमारा हो गया वाट, जाई इंटू थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ तब आनंद आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो पता चल गया क्या क्या है हमारे। बस हम रेजिड्यू की वैल्यू सबकी निकालने जा रहे हैं। अब अगर मैं रेजिड्यू निकाल लूँगा तभी मैं ऑप्शंस की यहाँ बात कर पाऊँगा। समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बट आप जब लगाएंगे इसको तो उतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हो गया साई माइनस Z1 एंड 801 कर दें, साई माइनस ZN। थोड़ा मैं ZZ भी यहाँ लिख दूँ, ये है हमारा Z माइनस Z1। ओके, एंड 801 Z माइनस ZN, ब्रैकेट क्लोज्ड अपान साई माइनस Z, जाई माइनस Z, और ये है जाई माइनस Z1 एंड 801 जाई माइनस ZN। अब यहाँ है हमारा डी जाई गया, प्लस एंड 801 सब निकालेंगे। नेक्स्ट क्या टर्म होगा पता है ना, ये लिमिट हो जाएगी जाई टेंड्स टू Z2 और यहाँ हो जाएगा जाई माइनस Z2 हो जाएगा। बाकी एज इट इज लिख सकते हैं, वो हम सब लिखने नहीं जा रहे हैं, हम एक ही निकालेंगे, बाकी सिमिलर देखेंगे कैसा आता है। अब चलिए निकालते हैं। तो साई माइनस लिमिट Z टेंड्स टू Z1, ये देखिए ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए अगर जाई इज इक्वल टू मैं Z1 लिखूंगा तो फिर जाई इज इक्वल टू Z1 इनको मिल के तो तबाह कर देंगे, ये तबाह हो गए साहब, ये ज़ीरो हो गए। अब साई जब मैं Z1 लिखूंगा तो क्या बचेगा यहाँ, माइनस, माइनस के साथ क्या बचने जा रहा है, वाट, साई की जगह हमें Z1 लिखना है ना, तो फिर तो कुछ यहाँ है ही नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा Z माइनस Z1 एंड 801 Z माइनस ZN, ये हुआ। ओके, अब साई इज इक्वल टू हमें Z1 लिखना है, तो फिर क्या होगा, अब साई इज इक्वल टू जब आप Z1 लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा, इस चीज को नोट करिए, इसको अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको नोट कर लेंगे, ध्यान में बन जाएगा, तो फिर ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको लगाने में, समझने में, आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग करिए ताकि जो कंसेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये हो गया मेरा P ऑफ Z इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 पाई आयोटा। चलिए अब मैं यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया एफ ऑफ मेरा जाई की जगह मुझे Z1 लिखना है, तो ये एफ ऑफ Z1 हो गया माइनस ये हो गया Z माइनस Z1 एंड 801 Z माइनस ZN, ठीक है, अपान ये हो गया जाई की जगह Z1 लिखना है, तो Z1 माइनस Z। ओके, यहाँ हो जाएगा फिर ये Z1 माइनस Z2, ठीक है, एंड 801 Z1 माइनस ZN, यही तो बचेगा और तो कुछ बचना नहीं है। ओके, यहाँ क्या है, Z माइनस Z1 है, Z माइनस Z2 एंड 801 Z माइनस ZN है। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, अटेंशन, ये Z माइनस Z1 है और ये Z1 माइनस Z है, तो अगर यहाँ माइनस कामन खींच के कैंसिल करें तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो फाइनल हमारा क्या बचा जरा देख लिया जाए। अच्छा, ये प्लस एंड 801 होगा, प्लस एंड 801, और 2 पाई तो आएगा नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। तो अब देखिए क्या आया, थोड़ा मैं इनको भी डिलीट कर दूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है मेरी, ताकि जगह मिल जाए, आपको थोड़ा कंसेप्ट बन जाए। चलिए, वो प्लस एंड 801 है, बस अब P ऑफ Z निकल गया है, अब भानुमति का पिटारा खुल गया है। देखिए क्या क्या इसमें रत्न है।
और एक बार अगर निकल गया तो दिस इज द प्रूफ हियर। तो P ऑफ Z इज इक्वल टू व्हाट, ये जो मेरा हुआ, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो यहाँ है Z माइनस Z2, Z माइनस Z3 एंड आल्सो वन Z माइनस Zn, ओके, इंटू एफ ऑफ Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z3 होगा ना, Z1 माइनस Zn प्लस एंड आर्ट्स वन। अब देखिए समझिए, लाग्रेंजेस थ्योरम की याद आ रही होगी आपको। लाग्रेंजेस साहब न्यूमेरिकल एनालिसिस के, वो जब एफ ऑफ एक्स नॉट लिखते थे क्या है, ये देखिए जब एफ ऑफ Z1 लिखे हैं तो नीचे क्या हो रहा है, Z1 में से सारे चीज़ निकाली जा रही है, Z1 को छोड़ के Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z3, Zn माइनस Zn, ऊपर क्या हो रहा है, Z में से वो सारे आर्गूमेंट से निकालना है जहाँ Z1 नहीं है। अब पता है, अब बता सकते हैं, प्लस अगला टर्म क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट टर्म, यहाँ एफ ऑफ Z2 आएगा, क्या होगा यहाँ, अब Z2 में से हम सारे निकालेंगे तो Z2 माइनस Z1 होगा। अब Z2 माइनस Z2 मत कर दीजिएगा, Z2 माइनस Z3 होता है, इतना तो जान ही रहे होंगे, वो लाग्रेंजेस थ्योरम का फार्म है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला। ऊपर क्या होगा, Z में से हम सारे निकालेंगे तो Z माइनस Z1, अब Z में से Z2 नहीं निकलेगा, Z3 निकलेगा, एंड आर्ट्स वन Z माइनस Zn प्लस एंड आर्ट्स वन, सारी चीज़ें से चलेगी। नीचे क्या है जरा देख लीजिए, क्या है ये, P ऑफ Z इज व्हाट। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो इसमें कितने फैक्टर हैं, अगर फैक्टर की बात अगर देखी जाए तो व्हाट इज़ द फैक्टर हियर, कुल कितने फैक्टर हैं भाई, देख लीजिए। यहाँ Z2 है, Z3 है, Zn है, मतलब n माइनस वन है ये। तो अगर इसका हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो Z में कितना पावर आएगा, n माइनस वन आएगा, नहीं देख लीजिए इसे आप, ये कितने फैक्टर है, Z इंटू Z एंड आर्ट्स वन कितने टाइम्स तक, n माइनस वन टाइम्स तक। इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो सिंगल टर्म है, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन एंड अगेन। तो ये जो मेरे n टर्म्स आएंगे Z1 Z2 एंड आर्ट्स वन Zn, उसका ईच टर्म जो है ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन है। इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ Z इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री n माइनस वन। हमने चीज प्रूफ की, दिस इज द प्रूफ हियर, हो गई बात। अब जरा देखिए तो क्या है ऑप्शन में, कह रहा है कि P इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, नहीं गलत है, n माइनस वन डिग्री होगी, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, हो सकता है कुछ टर्म जीरो हो जाए, बहरहाल यहाँ जीरो भी नहीं होना है क्योंकि ऐसा और सेट कर दिया है। कह रहा है कि अच्छा P इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, सेकेंड ट्रू। P इज ए रेशनल फंक्शन ऑन C, नहीं साहब रेशनल फंक्शन नहीं है, राइट, दिस इज नॉट ए रेशनल फंक्शंस, क्योंकि वो P ऑफ Z बाई Q ऑफ Z तो है नहीं, नीचे तो वो कांस्टेंट है हमारा, दिस इज द कांस्टेंट हियर ना। रेशनल फंक्शंस तब होता है जब उसको हम लोग एफ ऑफ Z अपान एच ऑफ Z लिखते हैं, ठीक, ये रेशनल फंक्शन होता है मेरा। वहाँ एच ऑफ Z कांस्टेंट नहीं होता, अगर वो कांस्टेंट होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। और यहाँ नीचे जितने लिखे गए हैं दीज आर ऑल द फिक्स्ड हियर, देखिए ये सारे फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी मतलब दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Z, ऊपर फंक्शन ऑफ Z है जिसकी डिग्री n माइनस वन है, ओके। तो ये हमारा रेशनल फंक्शन नहीं है। अब यहाँ कहा है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू एफ ऑफ Z, तो देख लीजिए, तो ज़रा हम P ऑफ Z1 निकालते हैं, क्या मिलता है। यहाँ जब पुट करेंगे Z की जगह जब आप Z1 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z2 एंड आर्ट्स वन Z1 माइनस Zn, नीचे क्या है Z1 माइनस Z2 एंड आर्ट्स वन Z1 माइनस Zn एफ ऑफ Z1 प्लस। अब देखिए नेक्स्ट टर्म उसका जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आप Z की जगह Z1 लिखेंगे इसके बाद जितने मेरे n माइनस वन टर्म्स हैं सब में Z1 प्रेजेंट है। आज जब Z इज इक्वल टू आप Z1 लिखेंगे तो सारा वो जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका यही, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो P ऑफ Z1 क्या आपका आएगा, व्हाट, P ऑफ Z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ Z1। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट P ऑफ Z2 इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2 एंड आल्सो वन P ऑफ Zn इज इक्वल टू एफ ऑफ Zn। तो नाउ वी हैव प्रूव दिस, तो ऑप्शन 4 निर्विवाद रूप से सही है, राइट। अब तो फिर कोई वो चीज़ नहीं है कि हमें अब कौन ऑप्शन देखना है, मैच करना है। नाउ वी हैव प्रूव दिस ईयर। और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं, कमेंट करें और बताएं कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा।
और क्या है इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, वो भी आप कमेंट में जाके करें, डेफिनेटली मैं उसको समझाऊंगा। तो फिर ये था इसका, दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं लिखते हैं। पार्ट सी के क्वेश्चंस ही उठाते हैं। पहले पार्ट सी मैं पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद पार्ट बी आ जाएगा। तो ये लॉजिक थी इस क्वेश्चंस के पीछे, देखा आपने, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बना था। कॉम्प्लेक्स में हमने जो देखा है उसमें 2 क्वेश्चन हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस। बी पार्ट में क्वेश्चन है, सी पार्ट में 2 क्वेश्चंस थे, एक ये था, एक और भी है। वो बड़े अच्छे ढंग से बनाए गए थे, जिनको एग्ज़ाम के दौरान तुरंत टैकल करना इतना आसान नहीं था। इसमें टाइम लगता नो डाउट, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आप लगाए रहेंगे, कंसेप्ट से आप मजबूत रहेंगे, थ्योरी में मजबूत रहेंगे, तो फिर कोई कुछ सा भी पूछे क्या करना है। लेकिन वो एग्ज़ाम के 3 घंटे का भाई प्रेशर भी होता है, एक वो भी बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है वो भी मैथमेटिक्स की चीज़ है, जहाँ लगाना ही है, थ्योरी तो है नहीं बैठ के पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा, बाकी इसके सॉल्यूशंस में कोई बहुत टाइम नहीं लगने जा रहा है। ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन है और 4082 मेरी जो है इसकी क्वेश्चन आईडी है 4082। क्वेश्चन ये है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एन इंटायर फंक्शन। ये कोई इंटायर फंक्शन है, आंसी है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ भी ट्रू की बात करनी है। इसमें जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि एफ ऑफ यहाँ जेड बार इज एन इंटायर फंक्शन। क्या ये इंटायर फंक्शन है? सेकेंड ऑप्शन में था कि एफ ऑफ जेड का टोटल का यहाँ बार है, इज एन इंटायर फंक्शन। थर्ड ऑप्शन में था कि एफ ऑफ यहाँ जेड बार का बार इज एन इंटायर फंक्शन। और जो ऑप्शन 4 था वो ये था एफ ऑफ यहाँ जेड का बार था प्लस एफ ऑफ यहाँ जेड बार था, इज एन इंटायर फंक्शन, ये कहा गया था। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ, अब यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, यहाँ तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था जहाँ सब लोगों ने किया होगा। जैसे यहाँ देखें, अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैं जेड ले लूँ, सबको पता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इज द इंटायर फंक्शन। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, एक जिसको काउंटर एग्जाम्पल्स भी कहते हैं, और कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स भी, अब जो सिनारियो बन रही है ना नेट के कॉम्पिटिशन्स को निकालने की, प्रूफ के साथ साथ आपको काउंटर एग्जाम्पल, तो काउंटर एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें काम चलती थी, लेकिन आपको प्रूफ भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, और काउंटर एग्जाम्पल तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लें तो सबको पता है दिस इज द इंटायर फंक्शन, बट एफ ऑफ अगर जेड बार करेंगे तो ये हमारा जेड बार हो जाएगा, ये इंटायर फंक्शंस नहीं होगा। अगर क्या टोटल का बार करेंगे तो भी वही मेरा आएगा, अगेन दिस इज नॉट इंटायर फंक्शन, सबको पता है। तो फिर तो ये ऑप्शन जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, फोर्थ क्या है? अगर अब देखिए, अब ये इंटायर नहीं है, ये इंटायर नहीं है, तो फिर अगर हम इनका सम भी अगर करेंगे तो जो सम यहाँ आएगा, एक एग्जाम्पल ये देगा कि वो मेरा इंटायर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ मेरे इंटायर नहीं है, तो फिर ये भी इंटायर नहीं है, राइट। तो इल्यूमिनेट हो गए मेरे 3 ऑप्शंस। पार्ट सी का क्वेश्चन था, एक या एक से ज़्यादा सही होने की संभावना थी, 4 आपने गलत प्रूफ कर दिया, मतलब काउंटर एग्जाम्पल आपने रखा कि नहीं ये सही नहीं हो सकते हैं, तो निर्विवाद रूप से ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रिजल्ट हो गया अब आपके पास। अब ये क्वेश्चन को आप ऐसे रिजल्ट नोट करिए कि अगर एफ ऑफ जेड कोई इंटायर फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड जेड बार ये हमारा इंटायर होता है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ एक बड़ा जो है हमारा एक फेमस थ्योरम है कि एफ ऑफ जेड बार इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है इफ एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर। ये अगर हो जाए, यानी एफ ऑफ जेड जो है रियल फंक्शन अगर हो जाए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर, तो फिर ये हमारा एफ ऑफ जेड हो जाता है। और एफ ऑफ जेड अगर इंटायर है तो ऑटोमेटिकली ये इंटायर हो जाएगा। बट यहाँ ये लॉजिक मत यूज कर दीजिएगा कि ये पता नहीं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर है या नहीं, ऐसा यहाँ कुछ कहा नहीं गया है,
तो वो कंसेप्ट उठा के मत यहाँ भटक दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ना गलत कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सही गलत करने लगते हैं। हाँ, कोई भाग्य साथ देती है कि गलत कंसेप्ट से भी क्वेश्चन सही आ जाता है, तो फिर वो भाग्य बहुत काम नहीं, हमेशा काम नहीं आती है ना, कभी कभी। इसीलिए अपने थ्योरी को स्ट्रांग करिए कि अगर जो स्टूडेंट ये सोच के टिक कर दिए होंगे चलो, बट वो तो एग्ज़ाम के दौरान उनका तो ऑप्शन सही है, गेट मार्क्स या 4.75 मार्क्स उनको मिल ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दिस इज ए नॉट ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो फिर ये और ये गलत है, तो ये निर्विवाद रूप से सही है। तो विच ऑफ फॉलोइंग्स आर ट्रू, मुझे ट्रू की बात करनी थी, फॉल्स की बात नहीं करनी थी। अगर फॉल्स की बात करनी होती तो फिर मामला फंस जाता। ठीक है, तो यहाँ ट्रू दे दिया था, फंसाने वाली बात नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और था, ये भी ज़बरदस्त, थोड़ा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हम कहेंगे क्योंकि थोड़ी यहाँ लॉजिक यूज की गई थी और कंसेप्ट तो ऑलरेडी यूज था ही। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चंस लिख लूँ, उसके बाद मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ, प्रूफ ही करता हूँ। चलिए क्वेश्चन आईडी इसकी जो है 4081 है। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट, ऐसे लिखा हुआ है, जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। अच्छा बनाया हुआ है, सेट ऐसे लिख दिया है, गजब डिफाइन करते हैं भाई ये सब। खैर ये सब चीज़ें हैं CSIR नेट वालों की। BA होलोमॉर्फिक फंक्शंस, चलिए BA होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या है ये दो देख रहे हैं ना, दो सेटों के बीच में है, आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइंड किया गया है। तो अच्छा, सच दैट, एक चीज़ यहाँ बढ़ा दिए हैं, ये दे दिए हैं, सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 0 देखने के बाद जो है ना, और ओपन डिस्क, तो श्वार्ज़ लेमा की याद आ जानी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अगेन ट्रू की ही बात करनी है। तो ऑप्शन थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, ऑप्शन फर्स्ट है इसका कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। श्वार्ज़ लेमा में एब्सोलूट से बड़ी बात और क्या करेंगे, यही सब करेंगे और क्या करेंगे। फॉर ऑल जेड, वही है फॉर ऑल जेड या फॉर ऑल ऐसे करना है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, बात वही है। सेकेंड ऑप्शन है कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड है लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बाई 2 है, यहाँ वही फॉर ऑल जेड यहाँ भी है, ओपन यूनिट डिस्क। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगेन मॉड पे ही क्वेश्चन बना है, चलिए यहाँ लिखा है लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ लिखा है, अच्छी बात है, वही अगेन फॉर ऑल मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। फोर्थ ऑप्शन है, कह रहा है इट इज़ पॉसिबल, ये थोड़ा घुमा, इट इज़ पॉसिबल दैट श्वार्ज़ और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम को इसने कंबाइंड कर दिया ना, उसमें इसने क्वेश्चन बना दिया, श्वार्ज़ था ही उसके साथ मैक्सिमम मॉडुलम कर दिया, ये कर दिया है। तो भी जानना चाहे, श्वार्ज़ आप सोच ही रहे थे, श्वार्ज़ की 2-3 कंडीशनें हैं, वो बैठ के आप सोच ही रहे थे कि तीसरा जो है पटक दिया मैक्सिमम मॉडुलस में। तो सब सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक जो फंक्शन है एफ डिफाइंड है मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, ये मतलब ये यूनिट डिस्क है मेरी, ओपन यूनिट डिस्क, सेंटर 0 है, ये डिफाइंड कहाँ जाता है, मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 2। इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो जेड प्लेन में जो मेरी यूनिट डिस्क है, ये जेड प्लेन है ये मेरा, जहाँ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 है, और ये मेरा ओमेगा प्लेन है यू भी, और यहाँ जो है सर्किल छोटी बनी हुई है, सर्किल नहीं है, क्लोज डिस्क है ये,
ये मार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 2 है। ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है ये होलोमार्फिक है, इनको यहाँ मैप कर रहा है। तो बाकी चीज़ें पूछी गई हैं। वहाँ जो श्वार्ज़लेमा ये कहता है कि अगर कोई आपका फंक्शन है एफ सच दैट एक यूनिट डिस्क से, एक ओपन यूनिट डिस्क पे, और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू अगर जीरो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मार्ट ऑफ जेड होता है। पहली बात एक ये है, ये थ्योरम है, जबरदस्त थ्योरम है। ये बातें हैं यहाँ। तो अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमारा क्या है कि जो फंक्शंस की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ये दिया हुआ है दिस। यानी ये पूरे ओपन डिस्क में जो फंक्शंस की जो मेरी मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 1/2 होगी या 1/2 से छोटी होगी। ओके, ये बात हो गई। दूसरा है मेरा श्वार्ज़लेमा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू जेड होता है। अच्छा, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, वहाँ भी है, इफ एंड ओनली एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर आई थीटा इंटू जेड होता है। इक्वलिटी साइन अगर होल्ड कर दी तो फिर वो फंक्शंस निर्विवाद रूप से ऐसा होता है अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसी पर लेकर के मेरे वो ऑप्शंस बने हुए थे। तो पहला है एफ ऑफ जेड लेस देन, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, लेस देन आर इक्वल टू मार्ट ऑफ, जब ये चीज़ें सही हैं फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, तो निर्विवाद रूप से ट्रू हो जाएगी, ये ऑलरेडी ट्रू हो जाएगी। थर्ड कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेस देन हाफ फॉर ऑल जेड लेस देन 1। चलिए देखते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ तो बात ही नहीं है। कहाँ है एफ ऑफ मार्ट ऑफ जेड लेस देन 1, इसकी जो पूरी जो मैपिंग होती है वो कहाँ चलती है, हम किस जगह मैप करते हैं, ये जो मैप करते हैं यही तो हम लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ मैप करते हैं। अब जेड की वैल्यू कुछ भी लिखते रहिए, कुछ भी एनी वैल्यू लिख दीजिए, मतलब कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, वो लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ देखिए ना कि जो डोमेन है, जो रेंज है, रेंज क्या होगा, लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ होगा। अगर उसका मार्ड निकालते हैं एफ ऑफ जेड के रेंज का अगर मैं मार्ड निकालूँ तो वो मार्ड कहाँ जाएगा, वो मार्ड लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ जाएगा, सारे मार्ड ऑफ जेड लेस देन 1 के लिए। तो डेफिनेटली ये बात भी मेरी ट्रू है, 100% ट्रू है। फोर्थ आते हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट, यहाँ पर क्या संभव है क्या, अब पॉसिबल पूछ दिया है तो फिर नहीं, ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, इफ़ एनी फंक्शन दिस इज द एनालिटिक हियर, इस कंडीशंस को, और वो एनालिटिक बाउंडेड डोमेन में होना चाहिए। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये कंसेप्ट बड़ा स्ट्रांग है। वो जो एनालिटिक है वो बाउंडेड डोमेन में होना चाहिए, तब जो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम लगाते हैं। अगर वो अनबाउंडेड डोमेन है तो ज़रूरी नहीं है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम सही भी हो, सही नहीं भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए कि जो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम लगाते हैं उसे डोमेन पे लगाते हैं जो डोमेन बाउंडेड होता है। तो डोमेन मार्ट ऑफ जेड लेस देन 1 है, निर्विवाद रूप से बाउंडेड है, कोई बात ही नहीं है। तो फिर इसकी जो एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसके बाउंड्री पे मिलेगी। तो बाउंड्री मतलब क्या, मार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, डोमेन के बाउंड्री पे मिलेगी। तो डोमेन आपका मार्ट ऑफ जेड लेस देन 1 है, तो इसकी जो बाउंड्री होगी मार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगी, मतलब सर्किल पे जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो फिर कह रहा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हाफ, और फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 से बड़ी है ही नहीं। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, इसके किसी इंटीरियर पॉइंट पे तो मिल ही नहीं सकती है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट हियर ना, बाउंड्री पे मिलेगी भाई मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। अब ये कह रहा है 1/2 क्या है, 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट है, अंदर है, तो ये तो मिल ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं, कभी संभव नहीं है, मिलना ही नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन था जो श्वार्ज़लेमा पे बना था और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का यूज करके बना था। अगर आप CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं ना तो फिर भरमार है, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। एक तरीके से कहिए कि वो पेटेंट ही है भाई, पेटेंट ही है। श्वार्ज़लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, ये सब बड़ी ज़बरदस्त है, अक्सर आते रहते हैं। और हर ईयर कभी न कभी तो बनता ही है, किसी न किसी रूप में पूछता ही है वो श्वार्ज़लेमा को। श्वार्ज़लेमा के 2 डिफरेंट फार्म हैं, उन पे बनते हैं, मैक्सिमम मॉडुलस है, मिनिमम मॉडुलस है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ओपन मैपिंग वाला है, इन पे क्वेश्चन है, हर साल बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो ये मेरे पार्ट सी के क्वेश्चन हैं।
अब इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर छूट रही है तो आप बताएं। अब चलते हैं पार्ट बी की ओर, थोड़ा मूवमेंट कर लें, उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, ये भी आसानी था। क्या है क्वेश्चन, देखिए कि लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन। पहले क्वेश्चन लिख दें और आईडी भी लिख दें इसकी। इसकी जो क्वेश्चन आईडी है 4034 है, वो 4034, राइट। क्या है, पहले क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा, बाकी सॉल्यूशंस में टाइम लगेगा और कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा। तो कंसेप्ट जो समझा रहे हैं उसको नोट भी कर लीजिए आप। लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन, अदरवाइज इस वीडियो लेक्चर्स को देखने कोई मतलब नहीं है। वो आप जो कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर वो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं तो CSIR नेट का कोई भी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लगा देंगे। कह रहा है कि सेटिस्फाई करता है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर वाई। और पता है वाई कहाँ से आया है, फॉर ऑल कहा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, चलिए वेयर एक्स वाई बिलोंग्स आ तो सबको पता है। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है, ये कौन ट्रू है वो बताना है। तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं कि एफ ऑफ जेड जो होगा वो सी ई रेज टू द पावर माइनस आई जेड फॉर सम सी बिलोंग कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ सी लेस देन R1। चलिए ऑप्शन सेकेंड क्या है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ सी ई रेज टू द पावर आई जेड कर दिया गया। फॉर सम वही है, सब कुछ वही है। चलिए थर्ड ऑप्शन में आइए, कह रहा है कि एफ ऑफ जेड यहाँ अब माइनस लिखा गया, ये लिखा गया कि ई रेज टू द पावर माइनस सी आई जेड फॉर सम, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सब वही है। ऑप्शन फोर्थ क्या है कि अब यहाँ ई रेज टू द पावर सी आई जेड कर दिया गया फॉर सम, और बाकी सारी चीज़ें वही है। ये क्वेश्चन था, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एफ आपके पास कोई इंटायर फंक्शन है, ओके, कंसेप्ट और लॉजिक पे ध्यान रखिएगा। विच सेटिस्फाइड, कह रहा है कि वो इंटायर फंक्शन मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर वाई को सेटिस्फाई करता है। ऐसा आपके पास इंटायर फंक्शन है। तो पूछ रहा है कि इनमें जो हम चार ऑप्शन जो लिखे हैं साहब, इस ऑप्शन में से कौन वो इंटायर फंक्शन है जो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ देखिए कि अगर एफ ऑफ जेड इंटायर फंक्शन है तो एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है कि ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड भी इंटायर होता है। तो निर्विवाद रूप से यहाँ तो चारों ऑप्शन हमारे इंटायर हो गए। तो इंटायर की ही बात कहा है, तो फिर तो ऐसे तो कोई काटेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाता जो इंटायर नहीं है तो फिर वो ऑप्शन से ही हट जाता, क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे उस इंटायर फंक्शंस की तलाश करनी है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो पहली बात तो इंटायर होने की शर्त है, तो एक्सपोनेंशियल लिखा है और एफ ऑफ जेड इंटायर है, तो एक्सपोनेंशियल का पावर अगर वो इंटायर फंक्शन लिखते हैं तो निर्विवाद रूप से वो इंटायर ही होता है। तो ये सारे इंटायर हैं। अब चलिए तो सबको लिख के अब देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब लगाइए मार्ट, पहले से शुरू हो जाइए आप। क्या हो गया, मॉड ऑफ सी ई रेज टू द पावर माइनस आई, और जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। ये मॉड ऑफ सी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू ई रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड जो है इक्वल में टूटता है। अब ये हो गया मॉड ऑफ सी, एक्स की कोई भी वैल्यू रियल नंबर लिखेंगे, ई रेज टू द पावर आई, आर पूरा रियल नंबर, उसकी वैल्यू 1 होती है मॉड की। तो ये हो गया मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। अब यहाँ मॉड ऑफ सी के बारे में उन्होंने कहा है लेस देन, फॉर सम मॉड ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जब मॉड ऑफ सी लेस देन आर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ जेड लेस देन आर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर। हो गई बातें। बी पार्ट का क्वेश्चन है, एक सही होना है, तो हाल में तो फिर यही मारेंगे, बाकी ये देखेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। बट मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो हम यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ देखूँगा, बट आपको वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टिक मारा, आगे हो गए।
इसी तरीके से अगर मैं एक सेकेंड वाले के ले लूँ तो माड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ जेड, यहाँ माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो माइनस प्लस का क्या है, माइनस आ जाएगा। अब ई रेस टू दी पावर माइनस वाई आ जाएगा, लेकिन वही रेस टू दी पावर वाई था, तो वहाँ भी बात सही नहीं होगी। अच्छा, यहाँ ऊपर माड चला गया है, एक्सपोनेंशियल के पावर माड चला गया है, और एक्सपोनेंशियल के पावर अगर कोई क्वांटिटी चली जाए और यहाँ क्वांटिटी चले जाए तो यहाँ और यहाँ में रिलेशन निकालना संभव नहीं है। मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये जो माड ऑफ सी लिखा हुआ है वो यहाँ के लिए लिखा हुआ है। यहाँ के लिए अगर कोई माड भिड़ा दिया तो फिर दैट इज ए प्रॉब्लम ही है। तो वहाँ वो चीज़ें नहीं है। जब आप माड लिखेंगे तो ई रेस टू दी पावर माड ऑफ सी आएगा, तो फिर ये इससे जो है ना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा इन द सेंस है कि एक्सपोनेंशियल के पावर वहाँ सी कांस्टेंट चला गया है, प्रोडक्ट में रहेगा तभी ना हम बात करेंगे कि इसे प्रोडक्ट के साथ 1 लाना है। यहाँ कुछ कांस्टेंट चला गया है और उस कांस्टेंट को हटाना है, तो फिर वो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है। रियल में बात चलती तो हम उसको फैसला तुरंत ताबड़तोड़ कर देते, बट यहाँ कॉम्प्लेक्स में चल रही है, फैसला ताबड़तोड़ नहीं होगा। तो फिर किस में राइट दैट फैक्ट कि जो सी होना चाहिए वो यहाँ नहीं, वो यही होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें हम निकाल के भी देख सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू हियर। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट छुपा हुआ था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है। ये तो पहला ही मिल गया, तो बाकी हाल में तो सेकेंड थर्ड फोर्थ की ओर देखने भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ट्रू पूछा था, फॉल्स पूछता तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं, माथा पच्ची भी बैठ के करते। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना और सीधे सपाट दे देते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको वहाँ दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन करिए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग मूवमेंट करते हैं, आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, क्या कंसेप्ट इसमें मिलता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए लिख ले पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है कि एक फंक्शंस डिफाइंड किया गया है। पहले क्वेश्चन आईडी मैं लिख लूँ, इसकी क्वेश्चन आईडी 4035 है, ये मेरी क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन एक बार लिख लें तो उसके कंसेप्ट को समझाने में, थ्योरी के कंसेप्ट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कंसीडर द फंक्शन एफ, ये ऐसा फंक्शन आपके पास दिया 1/1 - z - z², ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी। हम कंप्लीट इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, तो साथ साथ इसको नोट भी करते रहिए। सच दैट, ये तो भरमराने के लिए दिया हुआ है, ये अगर जीरो की कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स की दुनिया में सब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन वहाँ सी इन्फिनिटी पर भी चलता है, तो नहीं लिखता। तभी भी ऐसे एक साल और भी क्वेश्चन पूछा था जहाँ बच्चे बड़े भ्रमित हो गए थे, और नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हाँ नॉट इज इक्वल टू जीरो वहाँ काम करता है जहाँ इंटायर की या मैं एनालिटिक की बात करता है। यहाँ तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, सिर्फ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू की बात कहा है। इस ट्रू के बारे में बात करनी है। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि एफ इज एन इंटायर फंक्शन। देख लीजिए पहले ही दे दिया कि एफ इंटायर फंक्शन है, भरमराने के लिए, ये थ्योरी मजबूत करने के लिए। एफ है जो सिंपल पोल, अच्छा ये चारों ऑप्शन गजब गजब है। सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 0। थर्ड है कि एफ हैज, ये क्वेश्चन में कुछ दम था, पार्ट बी था लेकिन दम था इसमें, इसमें है कंसेप्ट। और क्या क्या कंसेप्ट है उसको नोट करिएगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन वेरी फ्राम वही 0 to इन्फिनिटी वे एन जेड एन। अब वेयर कोफिशिएंट्स, यहाँ कोफिशिएंट्स के बारे में बात कहा है, रिस्पेक्टिवली डिफाइंड एज कि A0 की वैल्यू 1 है, A1 0 है, एंड एक रिलेशन दिया है कि AN+2 इज इक्वल टू AN प्लस AN+1, ये रिलेशन है। फोर्थ ऑप्शन पूरा सारा चीज़ वही है, बस यहाँ कोफिशिएंट बदला है। कह रहा है कि A0 1 है, A1 1 है, एंड रिलेशन भी वही दिया हुआ है।
कि an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस +1, ठीक है। और वहाँ आर आल n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी 0 से शुरू हुआ है यहाँ। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर विथ 0। क्वेश्चन में दम है, थोड़ा कंसेप्ट में है। देखिए कंसेप्ट क्या है, इसे क्या छुपा हुआ है। बच्चे भ्रमित हुए थे, जो बातें हुई, जो देखा गया ऐसे क्वेश्चन में। बट चलते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। देखिए, जब इंटायर फंक्शंस की बात आती है तो ये होल की बात होती है, ये होता है। और इंटायर फंक्शंस की पहली शर्त है कि एफ का डोमेन सी होना चाहिए। अगर एफ का डोमेन सी नहीं है तो इंटायर नहीं है, राइट। फिर ये बात है मेरी, यानी जो ये फंक्शंस है पूरे सी में डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि साहब हमने जो फंक्शंस दिया हुआ है वो यहाँ डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंटायर फंक्शन में दिस इज कंसेप्ट नोट हियर, नोट डाउन, कि इंटायर तो पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इंटायर सी में, एनालिटिक होना, सब बातें सही हैं। उसका पहला छुपा हुआ जो अंदर जो रहस्य है वो क्या है, पहली शर्त है ना कि वो जो फंक्शंस है पूरे सी में डिफाइंड होना चाहिए, तब उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करते हैं। पहली शर्त ये है। और स्टूडेंट हमेशा इस शर्त को इग्नोर करता है, इग्नोर नहीं करना। देखिए ना, अगर आप इग्नोर किए तो फिर फंसाएगा आपको। तो कह रहा है कि क्या इंटायर है, क्या नहीं, इंटायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्या कंसेप्ट है आपके पास इंटायर होने का, मजबूत कंसेप्ट क्या है आपके पास, कि वो फंक्शंस इंटायर होगा जो पहली शर्त है कि वो पूरे सी पे डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा पूरे सी पर वो एनालिटिक होना चाहिए। तो पहला है कि एफ इज एन इंटायर फंक्शंस, बिल्कुल बकवास बात है ये, क्योंकि यहाँ कह दिए हैं वहाँ डिफाइंड हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंटायर क्यों आप पूछ रहे हैं। थ्योरी की जांचने के लिए कितने आप मजबूत हैं इंटायर के नाम पे। कह रहा है एफ हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू 0। ये भी क्या बकवास बात हुई कि z इज इक्वल टू 0 अगर एफ ऑफ 0 लिखते हैं तो जो सिंपल पोल होता है एक लिमिट z टेंड्स टू दैट z0 ऑफ एफ ऑफ z, वो इन्फिनिटी मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ माड और वो जो लगाने कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की दुनिया में प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो पता ही है ऑलरेडी, सब लोग जानते हैं। तो फिर अगर z0 पोल है तो उसकी अगर वैल्यू वहाँ लिखते हैं तो इन्फिनिटी मिलना चाहिए। तो फिर अगर z0 लिखेंगे तो एफ ऑफ 0 तो इन्फिनिटी क्या हो, तो 1 आ जाएगा। तो फिर एफ है सिंपल पोल, क्या पोल ही नहीं है तो सिंपल पोल की बात कहाँ आ गई है। नॉट ए पोल हियर, पोल नहीं है वो। ओके, एफ है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब यहाँ देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बात कहा है कि एन जेड एन, मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसके करस्पॉन्डिंग है पता है ना, ये z0 पे है। और जनरली अगर z0 पे आपको पोल भी मिलता है, फंक्शन सिंगुलरिटी भी रहती, तब भी हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ z0 पोल भी नहीं है, फिर उस पर भी वो एक्सपेंशन पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो फंक्शन से हम उसको एक्सपेंड कह रहे हैं कि टेलर सीरीज के मैं इसके रूप में अगर एफ है टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर ऐसा अगर दिया हुआ है, तो फिर ये पूछे हैं कि ये नॉट a1 और an के बीच रिलेशन क्या है। इसके दो मेथड लगाने के हैं। एक तो मेथड ये है कि जो आप जानते हैं an इज इक्वल टू वाट, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल है, इससे आप निकालिए। एक बात ये हो गई, या एक दूसरी बात हो गई कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कोएफिशिएंट देख लीजिए। तो अब इसको कैसे आप निकालेंगे, इसको निकालने के लिए तो वही 1/2 पाई फैक्टोरियल एन ये, और ये आपका होना चाहिए ना एक कोई सी, राइट। तो यहाँ तो कोई डिफाइंड है नहीं सी क्या है कैसा है, मतलब फंक्शन की एनालिसिटी किस डोमेन में है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा न दिया हो तो मेरी एक सलाह है, आलसे दिस इज ए कंसेप्ट, कीप इन माइंड हियर, वो कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर ऐसा कहीं फंक्शंस के डोमेन्स पे ना पूछा हो ना, डोमेन न दिया हो और टेलर सीरीज एक्सपेंशंस के बारे में पूछ रहा हो, तो आप फंक्शंस को एक्सपेंड कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन जहाँ इसकी दुनिया में गए ना, आप लफड़े में फंस जाएंगे। तो फिर ये सलाह आप याद रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे जवाब नहीं मिलेगा, जवाब तो हम किसी चीज़ से खोज सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं किसी क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन जो आप दे रहे हैं वही प्रॉब्लम हो गई, तो फिर तो सोल्यूशन नहीं हुआ। मैथमेटिक्स में सोल्यूशन तो उसको माना जाता है ना कि ईजी हो। तो देखिए, अगर मैं इनको एक्सपेंड करूं तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके चला जाए तो 1 + z स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 + z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, पता है ना इसका एक्सपेंशन एंड आर्ट्स 1, तोड़िए 1 + z स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर प्लस z पे 4 प्लस 2z³, इसको तोड़ देते हैं z³ z के पावर 6 प्लस 3z स्क्वायर और ये z पे 4 प्लस
3z5 प्लस एन डॉट्स 1 ऐसे चलेगा। चलिए ये हो गया 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ 2z स्क्वायर प्लस 2z क्यूब यहाँ है और यहाँ z क्यूब है तो 3z क्यूब प्लस एन डॉट्स 1, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यही आपका a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर a3z क्यूब प्लस एन डॉट्स 1, ये एक्सपेंशन टेलर सीरीज दिया है। अगर इसको कंपेरिजन करके थोड़ा हम देखें तो a0 की वैल्यू 1 है, यहाँ से a1 की वैल्यू 1 है, थोड़ी मैं धृष्टता कर रहा हूँ इस टाइप के लिए। a2 की वैल्यू 2 आ रही है और a3 की वैल्यू जो है मेरी 3 आ रही है। निकालिए, आप a4 भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ 3 है, एक 4 है, 4 मिलेगा, a4 4 मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, a0 1 है और a1 0 है, तो a0 1 है a1 1 है, तो फिर तो ये भी टैली नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन सही मारना है, क्या करना है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के लिए भी सफिशियंट हो गया, 4 सही है, बट आप देख लीजिए है या नहीं, प्रूव कर लीजिए। अब तो प्रूव करने की बात कहें ना आपसे। चलिए देख लेते हैं a2 की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ से 2 मिली हुई है, अब इसमें रिलेशन देखिए मिलता है नहीं, n की जगह यहाँ 0 लिखिए तो फिर क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 हो गया, a0 भी 1 है और a भी 1 है तो a2 2 हो गया, इस रिलेशन से आ गया, ओके हो गया, सेटिस्फाई हो गया। a3 भी एक लास्ट चेक कर लें, आप करने के लिए सब चेक करिए। a3 क्या आएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू 1 लिखने पे यहाँ हो गया a3 हो गया, यहाँ a1 हो गया और यहाँ क्या हो गया, हम यहाँ 1 लिखे हैं तो a2 हो गया। a1 की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, a3 मेरा 3 आएगा। ठीक है, a3 3 आया भी है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये 4 लिख के देख लीजिए, किसी व्हाट्सएप पर कर देख लीजिए, ये सेटिस्फाई है। 3 गलत आपने कह दिया तो चौथा ट्रू है एग्जामिनेशन साल के लिए। बट अगर आपको जानना है तो नाउ प्रूव बाय दिस प्रोसेस, एक रिलेशन आपका निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट छुपी हुई थी आपको विवरता समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, और फिर आप बताएं और भी कुछ बचे हैं तो उसको भी हम उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।